तो हम लोग अभी तक डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, क्योंकि किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। खास करके इन्फेक्शियस डिजीज हैं तो उनमें अगर उनका हम प्रिवेंशन और कंट्रोल करना चाहते हैं तो पर्सनल और पब्लिक हाइजीन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन से हम बॉडी को क्लीन रखते हैं। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, तो जितने भी चीज़ हम बाज़ार से ला रहे हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। रोज़ जो है अपने बॉडी को आप वॉश करिए, नहाइए, रोज़ बाथिंग करिए। इसके अलावा जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं तो अपने हाथ को सोप से क्लीन करिए, सोप और वाटर के साथ में। ये सब चीज़ें पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में आती हैं। ठीक है, तो अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने कपड़े साफ रखिए। इसके अलावा पानी जो पीने का है वो क्लीन होना चाहिए। अगर आप ऐसे सोर्स से पानी ले रहे हैं जिसमें इन्फेक्शन के चांस है तो उसको आप प्रॉपर फिल्ट्रेट करिए। आपके घरों में आरओ मशीन है, फिल्टर है, बॉयल करिए वाटर को। उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि आप उनको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि वाटर बहुत बड़ा सोर्स है। आपने अभी देखा था कि बहुत सारे एस्केरियासिस है, अमीबियासिस है। इसके लिए एक मीडियम है, बहुत ज़बरदस्त मीडियम है। इसके लिए आपको इसको हमेशा क्लीन रखना पड़ेगा। इसके अलावा फूड, वेजिटेबल जो भी आप मार्केट से लाते हैं उनको प्रॉपर क्लीनिंग करिए। बहते पानी में टैप के नीचे उसको 2-3 मिनट तक आप वॉश करिए बाकायदा रगड़ करके। तो इस तरह से आप उनको उस पर जो ओवा हैं इसके आपके अमीबा के या फिर एस्केरियस के, उनको आप वॉश आउट करके, उसमें कोई चीज़ लगा हुआ है, मिट्टी वगैरह है तो उसको प्रॉपर क्लीन करिए। ऐसे कभी यूज मत करिए, कंजप्शन मत करिए उनका। इसके बाद पब्लिक हाइजीन की बात करते हैं तो जो भी घरों से हमारे डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहा है, एक्सक्रीटा है, ये सब चीज़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। कूड़ा सड़क पर इधर उधर न फेंकिए। आप जानते हैं डस्टबिन है प्रॉपर, उसमें आप उसके हिसाब से उसमें कूड़ा डालिए। इसके अलावा खुले में शौच के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक्सक्रीटा इधर उधर नहीं रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोर्स है। वाटर और आपका ये एक्सक्रीटा, ये बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का। इससे हमेशा आदमी को इसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी ही चाहिए। इसमें कोई चांस नहीं है कि आप इसको छोड़ें इस तरह से। और इसके बाद जो हमारे वाटर रिजर्वायर हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं आसपास में, ठीक है, उनको आप प्रॉपर पीरियाडिक क्लीनिंग करिए। समय समय पर उनकी सफाई होती रहनी चाहिए। और डिसइंफेक्शन भी होना चाहिए कि अगर उसमें कोई इन्फेक्शन पनप रहा है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या उसके ओवा हैं प्रोटोजोअन्स के, तो वो क्लीन होने चाहिए। टाइम टाइम पे उनका डिसइंफेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा पूल्स हैं, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल होता है, सेस पूल है, टैंक्स हैं, जो घरों में टंकियां होती हैं, या कहीं भी कोई भी जगह पानी का स्टोरेज है, वाटर टैंक्स हैं, उनका प्रॉपर क्लीनिंग टाइम टाइम से होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बहुत लंबे समय तक कोई पानी एक जगह रुका हुआ है तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। और इसके बाद these measures are particularly essential where the infectious agent are transmitted through the food and water such as typhoid, amoebiasis and escheriasis। ठीक है, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे कि फूड और वाटर के थ्रू टाइफाइड, अमीबियासिस और एस्केरियासिस ट्रांसमिट हो रहे हैं, उस एरिया में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ पे इस तरह की बीमारी फैल रही हो तो उस एरिया में आपको ये साफ़ सफाई का काम ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे एयर बॉर्न डिजीज है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट से आपको बचना होगा। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं निमोनिया केस में, ये प्रॉपर मास्क वगैरह और आइसोलेशन होना चाहिए और उनके साथ नहीं, मतलब दूरी बना के रखनी चाहिए। जैसा आजकल भी बहुत ये कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और ये सब चीज़ें, आपको हैंड क्लीनिंग, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब मच्छर की बात, मॉस्किटो की बात करें, मलेरिया, फाइलेरिया की बात करें, तो ये आप जानते हैं कि मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है। वो उनके वेक्टर हैं, ये इंसेक्ट वेक्टर का काम कर रहे हैं। तो इनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इनका जो ब्रीडिंग प्लेस है उनको पहले हमको रिमूव करना होगा। तो इसमें वही बात आ जाएगी कि स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, जहाँ वाटर लॉगिंग जो भी बॉडीज हैं उनको आपको टाइम टाइम से क्लियर करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा।
और जैसे कि घरों में कूलर वगैरह है, उसका पानी आप यूज नहीं हो रहा हो तो निकाल दीजिए। मॉस्किटो नेट का यूज करिए। रुका हुआ पानी आप सुनते हो, अक्सर ऐड भी आता है टीवी के अंदर कि कहीं भी पानी अगर रुका हुआ है तो उसको आप प्रॉपर क्लीनिंग करते रहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो उसको आप कवर करके रखिए, और नहीं तो फिर उसमें डिसइंफेक्टेंट करते रहिए, उसका डिसइंफेक्शन करते रहिए, किसी भी तरीके से साफ सफाई करते रहिए। इसके अलावा एक फिश होती है गैम्ब्यूजिया, उसको हम लोग पॉन्ड्स के अंदर, जहाँ ओपन पॉन्ड है उनमें डाल सकते हैं, तो वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती हैं, फीड करती हैं उनको, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और जो भी डिचेस हैं और ड्रेनेज एरिया है, स्वैम्स हैं, उनमें हम टाइम टाइम से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं। जहाँ पे हम क्लीनिंग नहीं कर सकते वहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड का यूज करें उसके ऊपर, तो उससे और हम बच सकते हैं। इसके अलावा डोर एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो। दरवाजे खिड़कियों पे हम जालीदार दरवाजे लगावें अलग से, ताकि मच्छर मक्खी उसमें ज़्यादा ना आने पाएँ। इससे भी हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये आपका घरों के चारों ओर मेसिंग है या फिर स्टेगनेंट वाटर का रिमूवल है, तो इसमें हम उनके ब्रीडिंग प्लेस को हटा सकते हैं जो भी मॉस्किटो हैं। और जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, जैसे एडीज मच्छर है, अभी हमने बताया था कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, और मलेरिया फाइलेरिया है, तो ये सब बीमारियों से हम मॉस्किटो को अगर कंट्रोल कर लें तो इनको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। इसके अलावा वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आप सुने होंगे इसके बारे में, कि इसके जरिए हम बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंशन कर सकते हैं। हमारे इंडिया में स्मॉल पॉक्स को इसी वैक्सीनेशन के थ्रू पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। अब स्मॉल पॉक्स के केस आपको नहीं मिलते हैं देखने को, क्योंकि ये मान लिया गया है कि ये टोटली इरेडिकेट हो चुकी है। और ये पॉसिबल हो चुका, कैसे पॉसिबल हुआ? ये वैक्सीनेशन के थ्रू, है ना। तो वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोगों ने इस स्मॉल पॉक्स को रिमूव कर दिया, तो अब एक तरह से ये इरेडिकेट हो चुकी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि बहुत सारे वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं, बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं तभी से स्टार्ट हो जाता है। आप देखते हैं कि फर्स्ट मंथ में आपका बच्चे को BCG का वैक्सीन लगता है, फिर 1.5, 2.5 और 3.5, है ना, 1.5, 2.5 एंड 3.5, है ना, ये 3 बार उसको लगता है DPT का वैक्सीन। तो DPT का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, है ना। तो इस तरह से 3 डिजीजेज होती हैं इसमें DPT में। तो इस तरह से आप DPT का वैक्सीन 3 टाइम्स लगता है। इसके बाद बीच में आपके इसके मेनिंजाइटिस के भी वैक्सीन आजकल लग रहे हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस के भी, B के भी वैक्सीन लगते हैं इसी बीच में। 6 महीने तक ये सारी चीज़ें लगभग लग जाती हैं। इसके बाद 9 मंथ पे आप सुने होंगे कि इसमें लगता है मीजल्स का वैक्सीन, है ना। मीजल्स भी एक वायरल डिजीज है, मीजल्स का वैक्सीन लगता है, खसरा जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद 15 मंथ पे लगता है MMR। MMR का मतलब होता है मीजल्स, मम्स और रूबेला। तो इस तरह से पूरा वैक्सीनेशन होता है, और बाद में इनकी बूस्टर डोज भी लगाई जाती है। तो इस तरह से ये प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है। इसका पूरा चार्ट है, पूरा शेड्यूल होता है। और भी नई नई वैक्सीन कुछ आजकल आ गई हैं, हेपेटाइटिस A है, रोटावायरस है, ये सब बाद में हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे वैक्सीन प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज को, और कंट्रोल किया भी जा रहा है काफ़ी हद तक। आप पोलियो के बारे में सुने होंगे, ये पल्स पोलियो बहुत लंबे समय तक ये चला, अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और इससे हमने पोलियो को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। पोलियो को भी माना जा रहा है कि इंडिया से लगभग ये रिमूव हो चुकी है, इरेडिकेट हो चुकी है। हालांकि कहीं कहीं सिंगल केस मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, इसके जरिए वैक्सीनेशन बनाने में हमें काफ़ी हेल्प मिली। वैक्सीन बनाना आजकल जो पॉसिबल है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही वैक्सीन बनाई जाती है। कैसे बनती है ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो इनेबल टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। और एंटीबायोटिक, एंटी एमीबिक, ये सब जितने भी मेडिसिन, एंटी मलेरियल, इसके थ्रू हम लोग काफ़ी हद तक डिजीज को कंट्रोल कर सके हैं, इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके हैं। आजकल अब देखते हैं कि लगभग हर बीमारी का जो भी बैक्टीरियल, खास करके एमीबिक हैं, प्रोटोजोवन है, एंटी मलेरियल, ये सब का ट्रीटमेंट हो पा रहा है। कुछ वायरल डिजीज हैं जिनके बारे में अभी भी थोड़ी सी समस्या है,
रिसर्च चल रही है। अभी आप कोरोना के बारे में देख रहे हैं, इस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक तो मेनली आप जानते हैं कि वो बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक के थ्रू हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं।